तो जय हिंद बच्चों, देखिए आज का ये जो वीडियो है ये थोड़ा लंबा भी होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग कुल मिलाकर के 10 प्रत्यावर्ती जो धारा चैप्टर है हमारा फिजिक्स का, क्लास 12 फिजिक्स का, उसके 10 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात करने वाले हैं। और ये जितने भी सारे सवाल होंगे आप मानकर चलिए कि कई बार मतलब अनगिनत बार पेपर में आपके पूछा गया है। तो अगर आप ये वीडियो अंतिम तक लास्ट तक ये देख लेते हैं तो आप मान करके चलिए कि आपके पेपर में कम से कम 5 नंबर 10 नंबर तो फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपसे अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को आराम से आप देखिए और जितने भी क्वेश्चंस बताए जाएंगे आप उसको जरूर नोट करिएगा। बच्चों, वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करिए और अच्छा लगा बुरा लगा आप कमेंट कर दिया करिए। और अगर आप कोई राय देना चाहते हैं कि और क्या बेहतर किया जा सकता है तो आप प्लीज राय जो है वो जरूर दिया करिए, है ना। और वीडियो बनाने में मैं बार बार कहता हूँ कि काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो आपको एक लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है। तो चलिए बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, आपके स्क्रीन पर सवाल आता जाएगा और मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कराता जाऊंगा। बिल्कुल बेसिक से सॉल्व कराऊंगा। 100% मैं गारंटी दूंगा कि आपको प्रश्न जो है जरूर समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर सवाल आ रहा होगा बच्चों। 0.2 हेनरी प्रेरकत्व तथा 100 ओम के प्रतिरोध के श्रेणी संयोजन पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर 6 sin 500 t वोल्ट लगाई गई है। गणना कीजिए धारा तथा लगाई गई वोल्टता में कालांतर। और दूसरा सवाल आपसे पूछा है परिपथ में उपयुक्त औसत शक्ति, ठीक है। 0.2 हेनरी प्रेरकत्व दिया हुआ है, इसको प्रेरकत्व को हम लोग प्रदर्शित करते हैं किससे? प्रेरकत्व को हम लोग प्रदर्शित करते हैं बच्चों L से। L बराबर दिया 0.2 हेनरी, मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद जो प्रतिरोध दिया है वो 100 ओम दिया हुआ है, तो प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं R से, तो R बराबर दिया है 100 ओम, ठीक है। 100 ओम दिया हुआ है। यहाँ पर एक वोल्टता का समीकरण दिया हुआ है V बराबर 6 साइन, V बराबर में 6 साइन 500 टी दिया हुआ है। तो इसकी हम तुलना फटाक से कर लेंगे किससे करेंगे? आप ये जानते हैं कि वोल्टता का जो जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है? V बराबर में होता है V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। इससे जब तुलना करेंगे तो आपको मिलेगा V नॉट बराबर में 6 और ओमेगा बराबर मिल जाएगा आपको 500, ठीक है। जो मिल रहा है आप लिखते जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूमेरिकल करने का सबसे आसान तरीका है, सवाल को आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है आप उसको लिखते जाइए। सवाल पूछा है धारा तथा लगाई गई वोल्टता में कलांतर बताना है। तो पहला कलांतर मतलब आपसे फाई पूछा गया है। आपको पता होगा बच्चों कि फाई बराबर क्या होता है? ये एलआर परिपथ है ना, ये क्या है? एलआर परिपथ है। तो फाई बराबर फॉर्मूला होगा आपका एक्स एल अपॉन में आर। एक्स एल को क्या कहते हैं? एक्स एल को कहा जाता है प्रेरण प्रतिघात। तो एक्स एल किसका? एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल बटे में आर। तो मान रखेंगे ओमेगा का 500 है, एल का मान रखेंगे यहां से 0.2 है और बटे में आर का मान देखिए यहां से तो 100 है, ठीक है। 100 से 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 आएगा, यानी कि 1 आ जाएगा और 5 है ना, मतलब वही हो गया। यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं कहूंगा कि tan फाई बराबर एक्स एल अपॉन में आर। तो हम क्या कहेंगे बच्चों? हम कहेंगे कि फाई बराबर कितना आ गया? फाई बराबर आ गया tan इनवर्स ऑफ 1, यानी कि tan इनवर्स ऑफ 1 होता है tan 45 यानी पाई बाई 4 की वैल्यू। तो tan इनवर्स tan कैंसिल आउट होगा और आपको मिलेगा फाई बराबर में पाई बाई 4। फाई बराबर कितना आ जाएगा? पाई बटे 4 आ जाएगा। दूसरा सवाल में पूछा है औसत शक्ति। क्या पूछा है बच्चों? दूसरा सवाल में आपसे पूछा है औसत शक्ति बताइए। औसत शक्ति, औसत शक्ति को हम लोग प्रदर्शित करते हैं P से, और P का जो फॉर्मूला होता है वो होता है IRMS इंटू बी RMS इंटू में cos फाई, ठीक है। तो IRMS कैसे निकालेंगे बच्चों? IRMS कैसे निकालेंगे? तो मुझे पता है कि IRMS आपको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है I नॉट अपॉन में √2, ठीक है। VRMS कैसे निकालेंगे? तो VRMS निकालने के लिए आपको पता है कि फॉर्मूला होता है V नॉट अपॉन में √2 इंटू कॉस, है ना, फाई मतलब कालांतर जो कि है पाई बटे 4।
पाई/4। ठीक है, तो आई नॉट कैसे निकालेंगे बच्चों? आई नॉट आप कैसे निकालेंगे? तो आई नॉट निकालने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। वी नॉट है तो वी नॉट की जगह पे आप 6 लिख देंगे, आई नॉट आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जरा देखिए, तो एक फॉर्मूला होता है आपके पास, है ना, इसको मैं थोड़ा कुछ देर के लिए इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है जेड एल आर परिपथ में फॉर्मूला होता है जेड बराबर, जो कि होता है जेड को कहा जाता है प्रतिबाधा। जेड बराबर होता है एक्स एल का स्क्वायर प्लस का आर का स्क्वायर। तो जेड बराबर में, अच्छा जेड तो हो गया, लेकिन जेड का भी एक फॉर्मूला होता है, ये इरेज करने वाला कहाँ गया, जेड है आपका प्रतिबाधा और इसका फॉर्मूला होता है वी नॉट अपॉन आई नॉट, वी नॉट अपॉन आई नॉट, वी नॉट अपॉन आई नॉट। ठीक है, बराबर में एक्स एल, आप जानते हैं एक्स एल का मतलब होता है ओमेगा एल का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। मान रखिए जरा, वी नॉट का मान रखिए, वी नॉट का मान है यहाँ पे 6, तो 6 बटे में आई नॉट बराबर में ओमेगा का मान कितना बच्चों, ओमेगा का मान है 500, एल का मान कितना है 0.2, तो 0.2 का 500 में अगर आप गुणा करेंगे ना तो आपको 100 मिलने वाला है। ठीक है, कितना मिलेगा आपको, 100 मिलेगा। और आप अगर 100 का स्क्वायर करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 10,000, स्क्वायर करना है 10,000 प्लस आर का स्क्वायर, मतलब आर का मान 100 है तो इसका गुणा करेंगे तो वापस से आपको मिलेगा 10,000। ठीक है, 10,000 और 10,000 मिलाकर कितना होता है, 10,000 10,000 मिलकर के होता है 20,000, जिसको लिख सकते हैं 2 गुणे 10,000, 2 गुणे 10,000। तो मैं एक काम करता हूँ ना, जो 10,000 होगा 2 गुणे 10,000, 10,000 का स्क्वायर रूट हम 100 को बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, इससे होगा क्या बच्चों, इससे ये होगा कि आपको मिलेगा यहाँ पे 6 अपॉन आई नॉट बराबर मिलेगा आपको 100√2। ठीक है, आई नॉट को यहाँ पर भेज दीजिए, इसको यहाँ पर भेज दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा आई नॉट बराबर में 6 बटे में 100 कड़ी में 2, ये 2 से कट जाएगा 3 बार में, ये कट जाएगा 50 बार में, तो आप कहेंगे कि आई नॉट का मान आ गया 3 बटे में 50 कड़ी में 2। ठीक है, कितना एम्पियर आ गया। अब इसी मान को उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 से आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से मान रखिए, तो P बराबर में आई नॉट का मान आ चुका है 3 बटे 50 कड़ी में 2 और एक नंबर ऑलरेडी पहले से ही है तो मैंने यहाँ पर √2 लिख दिया, इनटू वी नॉट का मान आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 है, मैंने 6 लिख दिया और बटे में √2 नीचे है तो √2 में लिख दिया, और cos 45 का मान होता है 1 बटे में कड़ी में 2, तो मैंने यहाँ पर 1 बटे कड़ी में 2 लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये दोनों मिलकर के 2 होगा और 2 से 6 काट देंगे, कितने बार में, 3 बार में, बिल्कुल। ये जरा देखिए बच्चों, आप यहाँ पे कैलकुलेशन पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पर आप देखिए ये जो 3 है इसको मैं थोड़ा सा भूल गया था, तो 3 को यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 9 और नीचे 50 और ये दोनों मिलकर के 2 होगा तो 50 दूनी के 100 आ जाएगा यहाँ पे, और अगर आप 9 में 100 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा 0.09 वाट। पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्तक कोण, यानी कोई एक पतला प्रिज्म है तो उसका पूछ रहा है कि उसका अपवर्तनांक क्या होगा। अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं, मैं मानकर चलता हूं कि आपको पता होगा। यदि उसके अपवर्तक कोण तथा विचलन कोण का मान समान हो। समझिए जरा, जब हम पतले प्रिज्म की बात करते हैं तो पतले प्रिज्म का एक फॉर्मूला होता है, पतले प्रिज्म का एक सूत्र होता है, पतले प्रिज्म के लिए एक सूत्र होता है डेल एम बराबर में n-1 इंटू ए, इसको बोलते हैं अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण, इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण, और इसको बोलते हैं अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। तो सवाल में कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, n का मान क्या होगा अगर विचलन कोण और प्रिज्म कोण बराबर हो, यानी कि डेल एम और ए क्या हो, बराबर हो, पूछ रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इस प्रश्न में क्या करिए, डेल एम बराबर ए रख दीजिए, तो चूंकि फॉर्मूला होता है डेल एम बराबर n-1 इंटू ए, प्रश्न से बोला है कि डेल एम
और ए अगर बराबर हो तब एन का मान कितना होगा, तो डेल एम की जगह पर ए रख दीजिए यहाँ पे। तो ए बराबर एन माइनस वन इंटू ए। तो अगर मैं यहाँ से एन माइनस वन का मान निकालूं तो बताइए क्या आएगा, है ना, एन माइनस वन बराबर ए, और ये ए क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इस ए कैंसिल होकर के एक आएगा, यानी हम कह सकते हैं कि एन माइनस वन का मान एक आ गया। इस एक को उधर भेजेंगे तो वन प्लस वन हो जाएगा उधर जाकर के, और एन बराबर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, 1 नंबर का ये प्रश्न है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अगला मैं सवाल की बात करूं, अगला जो प्रश्न है, आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस में लाता रहूं और मोटिवेशन भी मुझे मिलता रहे। आपसे मेरा अनुरोध है, यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें, कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें, जब पतले प्रिज्म की बात आती है ना, तो अधिकतर मतलब 99% चांस होता है कि फॉर्मूला लगेगा, और पतले प्रिज्म के लिए यही सूत्र होता है, डेल एम बराबर में एन माइनस वन ए। यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचरण कोण वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। क्या मतलब हुआ, समझिए जरा। ए एन जी बराबर 3/2 दिया है, समझिए कैसे करेंगे। ए एन जी बराबर दिया है 3/2, ए एन डब्ल्यू बराबर दिया है, ए एन डब्ल्यू बराबर दिया है 4/3। पढ़ते कैसे हैं बच्चों, इसमें पढ़ते हैं जैसे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ऐसे पढ़ते हैं, ये दिया हुआ है। सवाल कह रहा है कि अगर मैं, देखिए पतले प्रिज्म के लिए ये सूत्र लगेगा, तो अगर मैं इस सूत्र को, प्रिज्म को एक बार वायु में रखा गया है और फिर एक बार जल में रखा गया है, तो अगर मैं वायु के लिए इस सूत्र को लगाऊं, समझिएगा जरा, वायु के लिए अगर मैं इस फॉर्मूले को लगाऊं, इस फॉर्मूले को लगाऊं, तो लिखूंगा डेल एयर इज इक्वल टू, एन के स्थान पर रखेंगे। देखिए अगर प्रिज्म वायु में रखा हुआ है तो जो प्रकाश होगा ना, वो वायु से प्रिज्म में जाएगा, वायु से कांच में जाएगा, ए से डब्ल्यू में जाएगा, समझिएगा। तो एन की जगह पर लिखेंगे ए से डब्ल्यू में जाएगा, ए एन डब्ल्यू माइनस वन इंटू ए। क्लियर है बच्चों। तो डेल ए इज इक्वल टू ए एन डब्ल्यू का मान यहाँ पर देखिए जरा, ए एन डब्ल्यू का मान देखिए जरा, 4/3 माइनस 1, है ना। थोड़ा सा माफी में चाहूंगा, डब्ल्यू की बात नहीं करेंगे, वायु से कांच में जाएगा, प्रिज्म चूंकि कांच का होता है, तो कांच मतलब ग्लास, ए एन जी। ए एन जी का मान आप यहाँ पर देखेंगे 3/2 आएगा, यहाँ पर ए एज इट इज आएगा आपका, डेल ए बराबर में 1/2 ए आ जाएगा, संकर एक नाम दे देंगे आप इसको, ठीक है भाई। प्रिज्म जो है वायु में रखा हुआ है, तो जब वायु में, मैं ट्रिकली बात कर रहा हूं, जब वायु में प्रिज्म रखा हुआ है तो जो प्रकाश होगा वो वायु से कांच में जाएगा, एयर से ग्लास में जाएगा। तो एन के स्थान पे क्या लिखेंगे, ए एन जी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इक्वेशन 1 आ गया। अब सेम यही जो फॉर्मूला है हमारा पतले प्रिज्म के लिए, इसको हम लगाएंगे पानी के लिए, मतलब जल के लिए, जल में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जल के लिए। जल के लिए क्यों लगाएंगे, क्योंकि अब प्रिज्म को जल में डाला गया है, वाटर में डाला गया है, तो जल के लिए कैसे लिखेंगे, डेल वाटर इज इक्वल टू एन के स्थान पर। अब देखिए जब प्रिज्म को पानी में डाल देंगे तो अब जो प्रकाश होगा वह पानी से कांच में जाएगा, डब्ल्यू से ग्लास में जाएगा, तो डब्ल्यू एन जी, एन के स्थान पर लिखेंगे डब्ल्यू एन जी माइनस 1 एज इट इज, यहाँ पर ए आएगा। ए इसलिए हम लिखते जा रहे हैं क्योंकि सवाल में ए के बारे में कुछ नहीं कहा है, आगे चल के वह कैंसिल आउट भी हो जाएगा। तो डेल डब्ल्यू बराबर में, अब यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा, 1 एन 2 को हम लिखते हैं n2/n1, इसी तरह से और 2n3 को हम लिखते हैं n3/n2। क्लियर है ना। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसको क्या पढ़ते हैं, 1n2 लिखा है तो पढ़ते हैं 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, ठीक है, 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ n2 भी बोल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 1n2 को n2 भी बोल सकते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ an2 तो इसको सिर्फ n2 भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर n के पीछे कुछ नहीं है तो वहां पे ar होता है, a होता है, ध्यान रखिएगा। तो WNG को लिख सकते हैं NG/NW, ठीक है।
कांच का अपवर्तनांक, ग्लास का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, वाटर का अपवर्तनांक एयर का सापेक्ष, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर -1 जिसका 10, ये आपका यहाँ पे रहेगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब देखिए जरा डेल डब्ल्यू बराबर ए एन जी का मान देखिए जरा कितना है, 3/2, तो मैंने यहाँ पर 3/2 लिख दिया, बटे ए एन डब्ल्यू का मान देखिए जरा कितना है, 4/3, तो मैंने यहाँ पे 4/3 लिख दिया, -1 जिसका 10 इंटू ए। जरा सा सॉल्व करेंगे आप तो आपको आएगा डेल डब्ल्यू बराबर में 3/2 गुणा करके नीचे वाले को पलट देंगे, 3/4 आएगा, -1 यहाँ पे ए, तो डेल डब्ल्यू का मान आएगा, देखिए 3 3 के 9 बटे 4 2 के 8 -1 ए एज इट इज। डेल डब्ल्यू बराबर कितना आएगा, 8 का इधर गुणा करेंगे, 9 में से 8 जाएगा, 1/8 ए, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब जरा देखिए बाद में प्रिज्म को कहाँ रखा गया है, वाटर में रखा गया है, यानी कि वाटर मतलब जल में। पहले प्रिज्म आपका वायु में था, उसके बाद इसको ले जाकर जल में रखा गया। तो जल वाला क्या, जल वाला जो है ना, यानी कि डेल डब्ल्यू का हम मान निकालेंगे। क्या कहने का मतलब है, आप 2 में 1 से भाग दीजिए, कहने का मतलब डेल डब्ल्यू का मान निकालना है डेल ए के रूप में, देखना है कि आंसर क्या आएगा, जो भी आएगा वही सिद्ध करना था, ठीक है। 1 में आप 2 से मतलब 2 में आप 1 से भाग दीजिए, तो मैंने यहाँ पर वही काम किया। तो डेल डब्ल्यू बटे डेल एयर बराबर 1/8 ए अपॉन 1/2 ए। तो डेल डब्ल्यू बटे में डेल ए बराबर में, इसको जरा हल करेंगे, ए से ए कटेगा, 1/8 इंटू 2 आएगा, है ना, 2/1, 2 से 8 कटेगा 4 बार में। तो आप कहेंगे बच्चों कि डेल डब्ल्यू बटे डेल एयर बराबर आ गया 1/4। इसी डेल ए को आप क्रॉस भेज दीजिए उधर, तो डेल डब्ल्यू बराबर आ जाएगा 1/4 इंटू डेल ए, और यही आपको सिद्ध करना था, यहाँ पे लिख देंगे आप, सिद्ध होगा। अब प्रश्न आप पढ़ते रहिए, यही मतलब है, ठीक है, कि भाई कह रहा है कि आप सिद्ध कीजिए कि अगर हम एक पतले प्रिज्म को कांच में मतलब जल में ले जाकर रख दे, वाटर में ले जाकर रख दे, तो उसका जो देखिए जरा, उसका जो विचलन होगा, न्यूनतम विचलन होगा, वायु का 1/4 होगा, ये कहने का मतलब हुआ। मैं चाहूंगा बच्चों कि आप अगले प्रश्न पे जरा सा ध्यान देंगे। सॉल्यूशन बताते समय बच्चों मैं छोटी छोटी बातें जो भी बताता हूँ ना, उसको आप साइड से कहीं पर नोट कर लिया करिए। अगला सवाल है आपका कि प्लास्टिक की एक गोली है जिसका द्रव्यमान 3.2 इंटू 10⁻⁻15 किलोग्राम है। 2 क्षैतिज समांतर आविष्ट प्लेटों के बीच में स्थिर अवस्था में संतुलित है। गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे। जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। क्या मतलब है समझिए जरा। मतलब ये हुआ बच्चों कि एक प्लास्टिक की कोई गोली है, एक प्लास्टिक की कोई गोली है, पी हमने नाम दिया, और ये जो गोली है ना 2 समानांतर प्लेटों के मध्य रखी गई है। 2 समानांतर प्लेटों के मध्य रखी गई, और वो भी समानांतर प्लेट नहीं है, आविष्ट समानांतर प्लेट। आविष्ट का मतलब होता है उस पर आवेश है, मतलब ऊपर वाले पर माइनस है और नीचे वाले पर प्लस है। और आप ये जानते हैं कि अगर एक प्लेट पर माइनस आवेश हो, दूसरे प्लेट पर प्लस आवेश हो, तो उन दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि उन प्लेटों पर विभव उत्पन्न होगा और उनके बीच कुछ न कुछ विभवांतर होगा। तो इस सवाल में जो विभवांतर दिया है बच्चों, वो सवाल में 1000 वोल्ट दिया हुआ है। कितना दिया बच्चों, 1000 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, एक चीज और है, प्लेटों के जो बीच की दूरी दी गई है बच्चों, आप देख पा रहे हैं फिगर में 2 सेंटीमीटर दी गई। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 2 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, ये भी सही है। अब देखिए एक प्लेट पर माइनस आवेश है, दूसरे प्लेट पर प्लस आवेश है, तो दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। यहाँ पर एक प्लास्टिक की गोली है, अगर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा ना, तो प्लास्टिक की गोली को चूंकि नीचे की तरफ पृथ्वी इसको mg बल से खींच रही है, तो अगर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा तो वो गोली गिर जाएगी। प्लास्टिक की जो गोली है वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। गोली जो है संतुलित अवस्था में है, मतलब अगर पृथ्वी इसको mg बल से नीचे खींच रही है तो इसी बल से ऊपर कोई ना कोई खींच रहा है,
और वो कोई ना कोई कौन है, वो है इन दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, जैसे कि आप कहेंगे E बराबर QE, सॉरी F बराबर QE। एक बल है विद्युत क्षेत्र, एक बल लगा करके विद्युत क्षेत्र ने प्लास्टिक की गोली को ऊपर की तरफ खींच रखा है, किस बल से, F बराबर QE। विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश रखा गया होता तो उस पर बल लगता है, कितना लगता है, QE लगता है, ठीक है। ऊपर QE लग रहा है, नीचे mg बल लग रहा है, दोनों बल मान में बराबर है, चिन्ह विपरीत है, ऊपर नीचे लग रहा है तो मान में बराबर तो कट जाएगा, है ना। और ये जो प्लास्टिक की गोली ये संतुलित अवस्था में रहेगी। संतुलित की अवस्था में आप याद रखिएगा QE बराबर mg होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। तो मैं चाहूं अगर बच्चों यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन लिखना तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। प्रश्न से आप देखिएगा जरा, जो प्लास्टिक की गोली है उसका द्रव्यमान जो है m का मान वो दिया हुआ है बच्चों कितना, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 किलोग्राम दिया गया है, ठीक है ना, इतना दिया गया है। साथ ही साथ g का मान आपको 10 लेना है, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। यहाँ से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देखना चाहे तो आप देख सकते हैं कि जो v है वो 1000 वोल्ट है, जो दूरी है d है वो 2 सेंटीमीटर है। तो आप ये जानते हैं कि डिस्टेंस हमेशा मीटर में रखते हैं, तो 2 सेंटीमीटर को हटा करके 10 पर माइनस 2 मीटर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आपको ये पता है इंफॉर्मेशन, है ना। अच्छा ठीक है, आपको क्या चाहिए बच्चों, आपको चाहिए कि ये जो प्लास्टिक वाला जो बिंदु है इसके ऊपर सामान्य अवस्था से कितना इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए, n चाहिए, n चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर किसी वस्तु पर धनावेश है तो उसका मतलब उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और अगर किसी वस्तु पर ऋणावेश है मतलब उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ठीक है। वस्तु पर धनावेश तो इलेक्ट्रॉनों की कमी, वस्तु पर अगर ऋणावेश है, वस्तु अगर ऋणावेशित है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ये ध्यान रखिए, काम आएगा। n चाहिए आपको, n का एक सूत्र होता है आप जानते होंगे, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है आपके पास Q इज इक्वल टू NE, और यहीं से हम निकालेंगे n का मान Q अपॉन E। तो n का मान निकालने के लिए Q पता होना चाहिए, आवेश पता होना चाहिए, तो हम आवेश निकालेंगे सबसे पहले। समझिए जरा, n का मान चाहिए आपको, हम क्या करेंगे यहाँ पे लगाएंगे, ये क्या है आपकी प्लास्टिक की गोली है, तो गोली की संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में QE बराबर में mg, तो यहां से आप Q का मान निकालेंगे तो आएगा mg अपॉन में E। E तो पता नहीं है, E पता है क्या, m पता है, ठीक है, g पता है, ठीक है, E नहीं पता है, लेकिन एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है भाई, फॉर्मूला ये होता है कि E इज इक्वल टू V अपॉन डी, ठीक है, E इज इक्वल टू V अपॉन डी, दो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है, E इज इक्वल टू V अपॉन डी। V क्या होता है, विभवांतर होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, V अपॉन x होता है, कभी कभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों। तो हम यहाँ से E इज इक्वल टू V अपॉन डी होता है, तो एक से लिख सकते हैं ना, हम यहाँ पे एक से लिख सकते हैं, क्या, इसको दो नाम दे दीजिए, एक से क्या लिख सकते हैं, Q बराबर mg अपॉन में E के स्थान पे लिख देंगे V अपॉन डी। क्या मतलब हुआ, D ऊपर जाएगा तो m d g अपॉन में V। Q का मान आ गया। आपको क्या चाहिए बच्चों, आपको n चाहिए ना, क्या चाहिए आपको, n चाहिए, तो n का फॉर्मूला क्या होगा, Q अपॉन E। तो n इज इक्वल टू Q के स्थान पर रख दीजिए यहाँ से m d g डिवाइडेड बाय यहाँ पे v है और यहाँ पे e है, तो e v। मान रखे n का मान निकालिए, देखिए जरा, तो n बराबर, m का मान कितना है, देखिए m का मान है 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 इंटू d मतलब डिस्टेंस दोनों प्लेटों के बीच में कितना है, 2 इंटू 10 टू दी पावर 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, ठीक है, इंटू g का मान कितना है, 10 है, तो हमको यहाँ पे 10 लिखना है, बटे में इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होता है बच्चों, इंटू v का मान कितना है, v मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि 1000 को लिख सकते हैं 10 का पावर 3, सिंपल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक काम करिए बच्चों,
काम ये करेंगे कि यहाँ से पॉइंट हट जाएगा और ये 16 दूनी के 32 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। और ये दो और ये दो, दो दूनी के 4 हो जाएगा। n बराबर कितना आ गया बच्चों? 4 आ गया। ठीक है, क्लियर है ना? बिल्कुल। अब जरा देखिए, मैं अगर इसकी बात करूं 10 का, तो 10 लिखिए, -15 और -2 कितना होगा? -17 होगा। -17 बच्चों और 1, -17 प्लस का 1 माइनस का 16 होगा, बिल्कुल माइनस का 16 होगा। अच्छा ठीक है, और ये ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे आ जाइए, 10 के पावर -19, 10 के पावर 3 कितना होगा? 10 का पावर माइनस का 16 होगा। और ये कट जाएगा, कटने के बाद आएगा n बराबर में 4। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आवेश है ना क्यों, ये पॉजिटिव आएगा। आवेश का जो मान आएगा पॉजिटिव आएगा, यानी कि गोले पर धनावेशित है। धनावेशित का मतलब ये होगा गोले पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। गोले पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो लिख देंगे यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी। और ये प्यारे बच्चों आपकी क्या, आपका क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। मैं मान कर चलूंगा आपको सवाल समझ में आया होगा कि स्क्रीन पर एक सवाल होगा और उस सवाल में लिखा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 4 sin 100 पाई t माइनस 5 है। धारा का आवर्तकाल ज्ञात हमको करना है। ठीक है, तो जो दिया हुआ है एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है, मैं वहां पे लिखता हूं। समीकरण जो दिया हुआ है बच्चों वो क्या है? वो है I बराबर 4 साइन ब्रैकेट में ओमेगा 100 पाई टी माइनस 5 है, 100 पाई टी माइनस 5 है, ये दिया हुआ है। ठीक है, I बराबर 4 साइन 100 पाई टी माइनस 5 दिया हुआ है और इसका आवर्तकाल ज्ञात करते हैं। ठीक है, आवर्तकाल का मतलब क्या होता है? कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, और आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि n बराबर होता है 1/t। ठीक है, तो यहां से आप आवर्तकाल का भी मान निकाल सकते हैं, t बराबर में 1/n ये निकाल सकते हैं। n को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। तो ये जो समीकरण दिया हुआ प्रत्यावर्ती धारा का, ये धारा के रूप में दिया हुआ है। तो एक इसका जो व्यापक समीकरण होता है, जो जनरल इक्वेशन होता है, वो क्या होता है? वो होता है, अब लिखेंगे यहाँ पर कि I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई से तुलना करने पर जो भी समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण आपके I के रूप में दे सकता है और एक समीकरण आपका V के रूप में देगा, यानी कि वोल्टता के रूप में देगा। आपको पता होगा ये चीज। तो जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो आपको ये लगेगा कि भाई I नॉट का जो मान है वो 4 है और ओमेगा टी का जो मान है 100 पाई है, यानी कि जो ओमेगा का मान है वो कितना है? 100 पाई है। ठीक है, क्लियर है ना बच्चों? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे आप इस बात को। तो अब देखिए सर, आपको सिर्फ और सिर्फ t चाहिए, तो t के लिए आपको n निकालना पड़ेगा। तो n का जो सूत्र होता है, जो दिया है ना ओमेगा बराबर जो 100 पाई दिया हुआ है, तो इस ओमेगा का मतलब होता है 2n पाई बराबर में 100 पाई। पाई से पाई काटेंगे तो आपको मिलेगा 2n बराबर 100। तो यहाँ से n का मान आ जाएगा कितना? 50। तो जब n का मान 50 आ गया तो इसलिए आवर्तकाल t बराबर 1/n लगा दीजिए। 1/n का मान कितना है? 50 है। ठीक है, n का मान कितना है? 50। तो आप एक काम करिए ना, काम ये करिए, 1 में 50 से भाग दे दीजिए। तो 1 में 50 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 में 50 से भाग देंगे तो कितना आएगा बताइए? दशमलव लगा कर 0, फिर 0 लगा कर 0, यानी कि 0.02 आएगा। आवर्तकाल का मतलब मात्रक क्या होता है? आवर्तकाल का मतलब एक समय ही है, सेकंड लिख सकते हैं यहाँ पे 0.02 सेकंड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, अगला जो सवाल है, आप ध्यान रखिएगा कि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया हुआ, इसका जो जनरल इक्वेशन होता है वो ये होता है। इससे कंपेयर करके आप निकाल सकते हैं। अगर मैं आगे बढ़ूं बच्चों, तो अगला जो सवाल है जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, न्यूमेरिकल करने का जो तरीका होता है वो यही होता है कि आप सवाल पढ़िए और जो भी उसमें दिया हुआ है ना उसका संकेत आना चाहिए आपको और SI मात्रक आना चाहिए और फॉर्मूले याद होने चाहिए, बस। इससे ज्यादा फिलहाल के लिए भी नहीं चाहिए, ठीक है ना? वरना न्यूमेरिकल करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, यानी जो थियरी होता है, जो डेरिवेशन होता है, उसको क्लियर करिए, उसके बाद न्यूमेरिकल पर आइए।
तो वो होता है एक लॉजिकल न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, वो सबसे बेस्ट मेथड होता है। लेकिन मैं अभी जो बता रहा हूँ ना, ये काम चलाओ इसको बोला जा सकता है, ठीक है। और ये 99% ये काम करता है, ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो अगला सवाल मैं पढ़ता हूँ कि एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण होता है, एक धारा का समीकरण। ये देखिए, जो न्यूमेरिकल है ना, प्रत्यावर्ती धारा का जो चैप्टर है उसका न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण जो है v बराबर 100√2 sin 100 पाई टी है ना। वोल्टता का वर्ग माध्यमूल मान तथा आवृत्ति हमको ज्ञात करना, आवृत्ति मतलब n जो था ना, n वो हमको ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है। तो जरा देखें ध्यान से यहाँ पे वोल्टता का जो समीकरण दिया हुआ है, प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टता का जो समीकरण है जो दिया है यहाँ पे, वो है v बराबर 100√2 साइन 100 है ना पाई टी। आगे कुछ नहीं दिया है तो हम जीरो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। इसकी तुलना आप कर दीजिए ना, v बराबर में v0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भाई जीरो है। तो अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करूं बच्चों, तो v0 बराबर आ जाएगा आपका 100√2 और ओमेगा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 100 पाई, ठीक है। ये दो चीजें मैं चाहूं तो यहाँ से निकाल सकता हूं। सवाल में जो पूछा है वोल्टता का वर्ग माध्यमूल पूछा है। वोल्टता का वर्ग माध्यमूल को हम संकेत करते हैं, वोल्टता मतलब v वर्ग माध्यमूल यानी कि IR VRMS वर्ग माध्यमूल, ठीक है ना। वर्ग माध्यमूल, वोल्टता का जो वर्ग माध्यमूल होता है उसको प्रदर्शित करते हैं VRMS से, ठीक है। ये हमको निकालना है और आवृत्ति भी ज्ञात करनी है। आवृत्ति का जो संकेत होता है आपको पता होगा n होता है, ठीक है। n बराबर आपको गणना करनी है, n का भी मान आपको पता करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, VRMS पहले निकाल लेते हैं। देखिए जरा, वोल्टता का वर्ग माध्यमूल यानी कि VRMS का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V0/√2। बच्चों यहाँ V0 को वोल्टता का शिखर मान कहते हैं। V0/2, तो V0 का मान कितना है, VRMS बराबर V0 का मान कितना है 100√2 बटे में √2, √2 से √2 कट गया, कितना आ गया 100 वोल्ट आ गया, कितना आ गया 100 वोल्ट आ गया। आपको n चाहिए तो बिल्कुल n का मान निकाल सकते हैं भाई, क्योंकि ओमेगा बराबर दिया है 100 पाई, तो ओमेगा का सूत्र ही होता है 2n पाई, है ना, 2 पाई n। कभी कभी n की जगह पर f लिखा जाता है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो 100 पाई इतना आ गया, पाई से पाई कट गया, n का मान आपको पता है कि 50 आएगा। और जो n मतलब आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो कितना होता है, वो हर्ट्ज होता है, वो क्या होता है हर्ट्ज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा n बराबर 50 हर्ट्ज हो जाएगा बच्चों, ठीक। बच्चों अगला जो सवाल है वो एक डायग्राम वाला है, और इस डायग्राम में एक LCR परिपथ दिया हुआ है जिसमें कि आपका प्रेरकत्व है एक, ठीक है ना, और एक धारिता लगी हुई है, मतलब एक संधारित्र लगा हुआ है, और एक प्रतिरोध है। प्रतिरोध जो है वो R का जो मान है वो 200 ओम है, और जो धारिता है जो संधारित्र है उसके सिरों पर जो विभवांतर है वो 80 वोल्ट है। जो हमारा प्रेरकत्व है L, उसके सिरों पर जो विभवांतर है वो 80 वोल्ट है। सवाल पूछा है कि धारा बताना है, यानी कि जो तीनों चीजें लगी हुई हैं, जो L है, C है और जो R है, ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। हमें बताना है कि इसमें धारा कितनी बहेगी, प्रतिरोध जो है R उस पर विभवांतर कितना है, और साथ ही साथ L तथा C पर विभव के बीच कालांतर कितना है, ये हमको पता करना है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर चित्र बनाने का प्रयास करता हूँ, हालांकि आप देख पा रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पर चित्र बन भी रहा होगा। तो आपके पास एक प्रेरकत्व है, उसके बाद एक संधारित्र लगा हुआ है, उसके बाद एक प्रतिरोध है, ठीक है, और नीचे एक प्रत्यावर्ती स्रोत है, ठीक है। इक्वेशन दिया हुआ है आपके पास नीचे, प्रत्यावर्ती स्रोत का जो इक्वेशन है v बराबर 400 साइन 10 पाई टी,
10 पाई टी, ये दिया हुआ है। जो प्रतिरोध है R, इसका मान है 200 ओम, 200 ओम, ठीक है। संधारित्र जो C है, इसके सिरों पर जो विभवांतर है वो 80 वोल्ट है। जो प्रेरकत्व है हमारा L, इसके सिरों पर जो विभवांतर है कितना है, 80 वोल्ट है, ठीक है। ये एक फिगर दिया हुआ है, LCR परिपथ इसको बोला जाता है। सवाल में जो पूछा है बच्चों, पूछा है कि आप धारा बताइए, I का मान बताइए। दूसरा सवाल इसमें आपसे पूछा है कि आपको बताना है प्रतिरोध पर विभवांतर, विभवांतर प्रतिरोध पर, जिसे VR कहेंगे। थर्ड में आपसे कलांतर पूछा है, यानी कि 5 पूछा है, सिंपल 5 पूछा हुआ है, ठीक है ना। आप एक काम करेंगे, आप पहले दूसरा सवाल को हल करेंगे। दूसरा सवाल का मतलब क्या हुआ बच्चों, दूसरा सवाल का मतलब ये हुआ कि आपको पहले VR का मान निकालना है। क्या बच्चों निकालना है, VR का मान निकालना। तो जरा देखिए धारा, जरा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप कि जो संबंध होता है आपका VR, ठीक है। मैं यहां से अगर लिखना चाहूं थोड़ा सा, तो मैं यहां से 80 को लिख सकता हूं। 80 क्या है, प्रेरकत्व पर विभवांतर है, यानी कि LR है ना, सॉरी माफ करिएगा, विभवांतर V है किस पर, L पर। VL का मान है 80 वोल्ट, और C पर कितना विभवांतर है, विभवांतर V किस पर, C पर कितना है, 80 वोल्ट। इस पर भी 80 वोल्ट है, दोनों पर 80 ही है क्या, बिल्कुल दोनों पर 80 है। फिगर देख लीजिएगा जरा, दोनों पर 80 है, ठीक है। आपको क्या चाहिए बच्चों, आपको चाहिए VR, पहला दूसरा मैं सवाल कर रहा हूं, आपको क्या चाहिए, VR चाहिए। आपके पास जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है V इज इक्वल टू अंडर रूट में VR का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, VL माइनस VC का होल स्क्वायर। VR तो आपको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। VL का मान कितना है, 80 है। VC का मान कितना, 80 है। V कहां से आएगा, कहां से आएगा V, तो V आपका आएगा यहां से। V इज इक्वल टू V नॉट साइन 10 पाई टी, V आएगा यहां से। ये V नॉट जो है ना, यही आपका V है। V नॉट जो है यही आपका V है, 400 वोल्ट, 400 वोल्ट। तो V के स्थान पर आपको लिख देना है कितना बच्चों, 400 बराबर अंडर रूट में VR का स्क्वायर प्लस VL का मान कितना बच्चों, VL का मान आप देखेंगे यहां से तो कितना, 80 है। तो 80 माइनस VC का मान भी कितना है, 80 है का होल स्क्वायर, तो आपको मिलेगा अंडर रूट में कितना, ये तो कट गया ना, 0 हो गया, तो 0 को छोड़ दीजिए, VR का होल स्क्वायर, और इधर क्या आपका 400। रूट हटाना है आपको, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, कट गया, तो VR का मान कितना आ गया, VR का मान आ गया 400 वोल्ट। VR का मान कितना आ गया, 400 वोल्ट आ गया। यानी कि जो R है, जो प्रतिरोध है, उस पर जो विभवांतर है कितना है, 400 वोल्ट है, ठीक है ना। जरा सा आगे में बढ़ो तो जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो अब आप पहला सवाल निकाल सकते हैं। आपको पता है, क्या पता है कि ओम के नियम से V बराबर कितना होता है, IR होता है। तो यहाँ से I का मान अगर आप निकालेंगे तो D बाई R हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि नीचे R है, इसलिए आप यहाँ पे R लगा दीजिए, ठीक है। तो आपको जो पहला सवाल है उसका आंसर अगर चाहिए तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, I इज इक्वल टू VR, यानी कि R यानी कि प्रतिरोध पर जो विभवांतर है वो, और बटे में R। तो प्रतिरोध पर विभवांतर कितना बच्चों, कितना, जरा देखिए वहां पे प्रतिरोध का विभवांतर 400, और बटे R का मान देखिए जरा वहां पे कितना है, 200। कटेगा कितने बार में, 2 बार में, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। तो पहले का जो आंसर आ जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर आंसर आ जाएगा। मैं मानकर चल रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। थर्ड वाले का जो आंसर है बच्चों, जो कि आपको फाई निकालना है, क्या निकालना है, फाई। फाई का मतलब क्या सवाल में पूछा है, कलांतर। कलांतर निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, और वो क्या है जरा ध्यान दीजिए, वो है tan फाई बराबर tan फाई बराबर VL माइनस VC, VL माइनस VC डिवाइडेड बाई VR, ठीक है ना, VL माइनस VC डिवाइडेड बाई VR।
तो tan phi इज इक्वल टू tan phi बराबर VL माइनस VC। VL का मान कितना है? VL का मान देखिए जरा यहाँ से, VL का मान कितना है? 80 है। 80 माइनस VC का मान कितना है? VC का मान भी 80 है। और VR कितना है? तो VR है आपके पास कितना कितना? VR है आपके पास 400। तो 80 माइनस 80 0 बटे में 400 कितना आएगा? 0 आएगा। तो tan phi बराबर 0 है, तो आप कह सकते हैं phi बराबर कितना? tan इनवर्स ऑफ 0। 0 जो होता है tan की ही वैल्यू होती है, यानी कि ओवरऑल आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 0। phi का मान कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। सवाल आप देखिए, 0.2 हेनरी प्रेरकत्व तथा 100 ओम के प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर 6 साइन 500t वोल्ट लगाई गई है। गणना कीजिए धारा तथा लगाई गई वोल्टता में कालांतर और परिपथ में उपयुक्त औसत शक्ति। ठीक है बच्चों, हेनरी प्रेरकत्व को हम लोग L से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान 0.2 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा L बराबर 0.2 हेनरी। L बराबर 0.2 हेनरी। मैंने कहा ना कि न्यूमेरिकल करने का आसान तरीका यही है कि जो भी सवाल दिया हुआ है उसको आप संकेत के साथ पहले लिख लीजिए। 100 ओम का प्रतिरोध दिया हुआ है, तो R बराबर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 100 ओम। R बराबर 100 ओम। ठीक है, R बराबर 100 ओम। प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण दिया हुआ है यहाँ पे, V बराबर 6 साइन 500t साइन 500t। अगर मैं इसकी तुलना में करूं यहाँ पे किससे? वोल्टता का जो कह सकते हैं कि जनरल इक्वेशन होता है उससे की तुलना V बराबर में V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 से मैं करूं तो आप जानते हैं कि V नॉट का मान कितना आएगा? 6। V नॉट को बच्चों क्या बोलते हैं? V नॉट को बोलते हैं हम लोग वोल्टता का शिखर मान, 6 वोल्ट आएगा। ठीक है, ओमेगा का मान कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। ओमेगा का मान कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। ठीक है, इतना चीज मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन पढ़ करके हमने लिख लिया है। उसके बाद इसमें पहला सवाल बच्चों पूछ रहा है कि धारा आपको बताना है। क्या बताना है बच्चों? धारा बताना है। ठीक है ना, जरा देखिए ध्यान से। मैं यहाँ पर एक वर्ड होता है, एक शब्द होता है जिसे मैं प्रतिबाधा कहता हूं। Z बराबर अंडर रूट में XL का स्क्वायर प्लस का R का स्क्वायर। समझिए बच्चों मैं क्या कह रहा हूं। मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि प्रतिबाधा, समझने का थोड़ा सा प्रयास आपको करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि प्रतिबाधा, ठीक है, और XL और R है ना, इसमें संबंध। XL को मैं यहाँ पे कहता हूं बच्चों XL को कहा जाता है प्रेरण प्रतिघात। XL को क्या कहते हैं? मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये जो XL है इसको कहा जाता है प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात, ठीक है, प्रेरण प्रतिघात कहा जाता है XL। और ये XL किसके बराबर होता है बच्चों? ये XL आपका बराबर होता है, XL आपका बराबर होता है ओमेगा L के, है ना, ओमेगा L के। ओमेगा L के बराबर होता है XL। तो मैं यहाँ पर XL के जगह पे ओमेगा L लिखने वाला हूँ क्योंकि इस पूरे इंफॉर्मेशन में XL नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये Z जो दिख रहा है बच्चों, Z जो कि आपका प्रतिबाधा है। प्रतिबाधा मतलब आप एक तरह से प्रतिरोध समझ सकते हैं। ठीक है, सिंपल प्रतिरोध। तो मैं V बराबर IR से अगर R निकालूंगा तो V अपॉन I आएगा। V अपॉन I आएगा। यहाँ पर V का मतलब होता है बच्चों, V अपॉन I का मतलब हो गया V नॉट अपॉन I नॉट। ये कहने का मतलब हुआ, कहने का ये मतलब हुआ कि Z का फॉर्मूला होता है V नॉट अपॉन I नॉट। V नॉट अपॉन I नॉट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर Z की जगह पे लिखने वाला हूँ। इसी फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा। Z की जगह पर मैं लिखूंगा V नॉट अपॉन I नॉट। V नॉट आप जानते हैं ना कौन सी वोल्टता है? आप कह सकते हैं कि, ठीक है, V नॉट, ये वाला V नॉट का मान 6 है और इस तरह से। ठीक है, अच्छा, तो मैं एक काम करता हूं बच्चों, यहां से Z के स्थान पे लिखता हूं V नॉट अपॉन I नॉट बराबर अंडर रूट में XL के स्थान पर मैं लिखूंगा ओमेगा L का होल स्क्वायर और प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, इसका यूज मैं करूंगा तो V नॉट के स्थान पे क्या रख सकता हूं बच्चों? मैं V नॉट के स्थान पे यहाँ पे रख सकता हूं
अच्छा हाँ, पहला सवाल इसमें पूछा है, यही है पहला सवाल, यही पूछा है कि आप आई नॉट बताइए, यानी कि धारा बताइए। जरा पढ़िए ना, आई नॉट पूछा हुआ है ना, आई नॉट यानी कि धारा पूछा है, धारा का अधिकतम मान पूछा है, ठीक है ना, ये आपसे पूछा हुआ है। पहला सवाल यही है आपका कि आपको धारा बताना है, यानी कि आई नॉट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। धारा का शिखर मान, वी नॉट मतलब वोल्टता का शिखर मान, आई नॉट मतलब धारा का शिखर मान। तो मैंने जेड के स्थान पे ये लिख दिया, एक्सएल के स्थान पे ये लिख दिया, ठीक है। वैल्यू में रखूंगा, वी नॉट का मान कितना है भाई, वी नॉट का मान यहाँ से 6 है, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट में ओमेगा का मान मैं यहाँ पे देखूंगा 500 है, तो मैंने 500 लिख दिया, गुणे एल का मान कितना है, एल का मान दिया है 0.2, तो मैंने यहाँ पर 0.2 लिख दिया, दोनों का स्क्वायर करना है, प्लस आर का वर्ग, तो आर का मान कितना बच्चों, आर का मान है 100, 100 का वर्ग में यहाँ पे लिखूंगा 10,000, सिंपल, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, 6 अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू, अगर मैं इसका गुणा करूं बच्चों, इसका मैं गुणा करूं तो ये 1.10 खत्म हो जाएगा, खत्म, 5 दूनी के 10 आएगा और 1 0 एक्स्ट्रा लगेगा, यानी कुल मिलाकर के इतना आएगा, और ये वर्ग है, और ये आपका 10,000 10 का 10, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट 6 अपॉन आई नॉट बराबर अंडर रूट में, ये भी 10,000 बनेगा, ये भी 10,000 बनेगा, 10,000 और 10,000 मिलकर के 20,000 होता है, तो मैं यहाँ पर 20,000 यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। कितना लिखूंगा बच्चों, मैं यहाँ पर 20,000 लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, 6 अपॉन आई नॉट बराबर, अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ, यहाँ पर 2 गुणे 10,000 कह सकता हूँ, 2 गुणे 10,000, 10,000 का वर्गमूल बाहर निकाल दूंगा, 100 आ जाएगा, ठीक है, 100 बाहर निकलेगा और अंदर फंस के रह जाएगा 2, 100 बाहर निकलेगा और अंदर क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। मुझे आई नॉट की वैल्यू चाहिए, तो आप एक काम करिए ना, आई नॉट को यहाँ पर भेज दीजिए, इसको यहाँ पर भेज दीजिए, तो मिलेगा आपको 6 बटे में 100 अंडर रूट 2, क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, तो इस तरह से आपका थोड़ा सा सॉल्व मैं यहाँ पे करना चाहूँ बच्चों, तो थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूं तो आई का जो वैल्यू आएगा बच्चों, यहाँ पे आई का जो वैल्यू आएगा वो 3 बटे में कटा दूंगा, यहाँ पे घटा दो यहाँ पे 2 से 2 3 6 2 5 10, तो आई का मान कितना आ जाएगा, आई नॉट का मान 3 बटे में 50 कड़ी में 2 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। आई नॉट का मान 3 बटे में 50 है ना, इस तरह से आ जाएगा। थोड़ा चाहे तो और हल कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो सवाल पूछा है बच्चों, स्क्रीन पर मैं सवाल लगाया हुआ हूं, अगला जो पूछा है कलांतर आपको बताना है। अगला जो सवाल पूछा है बच्चों, क्या बताया, कलांतर बताना है। तो ये जो चूंकि इसमें सिर्फ एल और आर दिया, यानी कि एल आर परिपथ का ये सवाल है, तो मैं कलांतर का अगर यहाँ पर एक सूत्र लगाऊं, कलांतर जिससे कि मैं tan फाई बोलूंगा, इसका फॉर्मूला होता है एक्स एल अपॉन में, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला होता है एक्स एल अपॉन में आर, एक्स एल अपॉन में आर। एक्स एल आप जानते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सएल को बोलेंगे प्रेरण प्रतिघात, वैल्यू पुट करेंगे मैं, तो tan फाई बराबर आएगा एक्सएल, एक्सएल को जानते हैं, ओमेगा एल में यहाँ पे लिखूंगा, और आर से इसका प्लस, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा आर की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर देखिए ना, ओमेगा आर की वैल्यू, ओमेगा एल की वैल्यू जो है ये डायरेक्ट आपको बन रहा है कितना, और 100 बन रहा है ना, 100 बन रहा है, तो मैं यहाँ पर 100 लिखूंगा, और आर का मान आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए 100, तो कटेगा 1 आएगा, यानी कुल मिलाकर के फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1, और आप ये जानते हैं बच्चों कि जो 1 होता है वो tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, tan पाई बाई 4, tan इनवर्स tan कटेगा, जो आंसर आएगा आपका फाई बराबर वो आएगा पाई बाई 4, एंड दिस इज योर आंसर। कलांतर जो है आपका ये हो जाएगा, कलांतर आपका ये हो जाएगा, बिल्कुल। अब जरा मैं आपको तीसरा थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा है औसत शक्ति पूछा है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि औसत शक्ति को हम लोग प्रदर्शित करते हैं, और P का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है V RMS इंटू आई RMS मल्टीप्लाई में cos फाई, ठीक है, ये होता है। V RMS का मतलब क्या हुआ, वोल्टता का, V RMS वोल्टता का वर्ग माध्य मूलमान, IRMS धारा का वर्ग माध्य मूलमान, और cos फाई को कहा जाता है शक्ति क्षय। तो P बराबर में VRMS का मान देखिए ना कितना आएगा, VRMS का मान दिया है क्या, नहीं दिया है, तो कुछ नहीं करना है, आप इसको लिख सकते हैं V नॉट अपॉन रूट 2। IRMS का मान दिया है क्या,
IRMS का मान नहीं दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसको लिख सकते हैं I0/√2 इंटू cos फाइव की वैल्यू डायरेक्ट आप देख सकते हैं cos फाइव का मान कितना आया यहाँ पे देखिए, फाइव का मान π/4, तो π/4 आप लिखेंगे तो P बराबर आएगा V0 का मान देख लीजिए यहाँ पे, V0 का मान आप रखिए यहाँ से कितना है 6 है ना, 6/√2 इंटू में I0 का मान रखिए, I0 का मान अभी निकला है जस्ट का 3 अपॉन है ना 50√2 और √2 है ना, कितना बनेगा 50 × 2 बनेगा यानी कि 100 आएगा, और गुणे में cos 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2। इसको सॉल्व करके आप देखिए जरा ध्यान से, अगर आप देखें इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। इन दोनों का मतलब हो गया 2 और 2 का 100 में गुणा करेंगे 200 आ गया, 6 × 18/200, ठीक है, इतना आप कर सकते हैं वॉट, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 0.09 वॉट, 0.09 वॉट, ये आपका आंसर आ जाएगा 0.09 वॉट। तो इस प्रकार से आपका आंसर सोल्यूशन आ जाएगा। इसमें देखिए थोड़ा फॉर्मूला होता है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, दो परिपथ होते हैं, एक LCR परिपथ होता है, एक LR परिपथ होता है, तो दोनों में फॉर्मूले में थोड़ा सा अंतर होता है, तो उसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन चीज ये है कि आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, फॉर्मूले में जो सिंबल यूज हो रहा है, जो प्रतीक यूज हो रहा है वो क्या है वो आपको पता होना चाहिए, और मात्रक वगैरह पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। बच्चों जो दूसरा सवाल है वो आपके स्क्रीन पर है, और यहाँ पर एक दिखाया गया एक परिपथ, मैं यहाँ पर चाहूंगा कि उसके मैं बना दूं, तो जरा देखिए यहाँ पे एक 0.1 हेनरी का 0.1 हेनरी का एक यहाँ पे प्रेरकत्व लगाया गया है, और उसके बाद श्रेणी क्रम में एक 40 है क्या, बिल्कुल 40 ओम का एक प्रतिरोध है, 40 ओम का एक प्रतिरोध है, ठीक है। और यहाँ पर एक एमीटर है कह सकते हैं, और नीचे आपका एक प्रेरकत्व है, नीचे एक प्रेरकत्व है, और यहाँ पर वोल्टता का समीकरण दिया हुआ है V बराबर में 200 sin 300t, ठीक है, ये दिया हुआ है समीकरण। और मैं जरा सा सवाल पढ़ूं तो इसमें साफ साफ पूछा है कि आप बताइए कि दिए गए विद्युत परिपथ में प्रतिबाधा एमीटर का पाठ्यांक का मतलब होता है बच्चों धारा का वर्ग माध्य मूल, ये ध्यान रखिएगा, एमीटर का पाठ्यांक मतलब होता है धारा का वर्ग माध्य मूल। तो पहला आपसे पूछा प्रतिबाधा बताइए, Z पूछा है, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा है कि एमीटर का पाठ्यांक बताना है, यानी कि धारा बताना है, कौन सा RMS मतलब धारा का वर्ग माध्य मूल मान। एंड थर्ड आपसे पूछा है मेरे प्यारे बच्चों कि शक्ति गुणांक बताइए, है ना, शक्ति गुणांक, आपको शक्ति गुणांक बताना है। शक्ति गुणांक का जो संकेत होता है प्यारे बच्चों वो होता है यहाँ पे क्या, cos फाई आपका शक्ति गुणांक होता है। इससे पहले वाले सवाल में जो था उसने पूछा था, लेकिन क्या पूछा था, उसने पूछा था औसत शक्ति। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहाँ पर फिर दोबारा बता देता हूँ। औसत शक्ति को प्रदर्शित करते हैं P, और उसका फॉर्मूला होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, क्लियर है ना। और ये जो है cos फाई, ये है शक्ति गुणांक, ये cos फाई क्या है, शक्ति गुणांक है, ठीक है। तो ये आपसे सवाल पूछा है, तो मैं यहाँ पर जरा सा चाहूं बच्चों तो आपसे 3 सवाल पूछा गया है, और अगर मैं यहाँ पर जरा से चाहूं तो संकेत के साथ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बच्चों कि जो दिया है L का मान 0.1 हेनरी, R का मान 40 ओम, एंड यहाँ से देख सकते हैं आप तुलना में करूं अगर V बराबर में V0 sin ओमेगा t, इस तरह से तो जरूरत पड़ेगा तो निकाल लेंगे, लेकिन V0 की वैल्यू कितनी है 200 वोल्ट, ठीक है 200 वोल्ट। तो आपसे पहला सवाल पूछा गया कि आप बताइए प्रतिबाधा Z, तो Z का फॉर्मूला आपको पता है XL का स्क्वायर प्लस का जरा देखेंगे मैं यहाँ पे R का स्क्वायर, बिल्कुल R का स्क्वायर। मैंने कहा कि Z जो होता है ना बच्चों वो क्या होता है V बराबर IR, तो वहां से जो R होता है वही Z है,
तो R बराबर V अपॉन I होता है ना। तो मैं Z की जगह पे Z और R दोनों एक ही है। R जहां पर प्रतिरोध होता है, Z प्रतिबाधा होता है। दोनों का काम है बाधा डालना, है ना, रेजिस्ट करना किसी चीज। तो Z बराबर क्या हो जाएगा आपके, R बराबर होता है V अपॉन I। तो यहाँ पे होगा V अपॉन I, लेकिन यहाँ पर नॉट और नॉट लगाएंगे। क्लियर है ना बच्चों, बिल्कुल क्लियर होगा। XL मैंने कहा कि ये आपका क्या है, ये आपका प्रेरण प्रतिघात है और इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। तो मैं यहाँ पर ओमेगा एल का होल स्क्वायर लिखूंगा प्लस आर का स्क्वायर लिखूंगा। बिल्कुल सही है। V नॉट की वैल्यू में लिखना चाहूँ बच्चों तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 200, ठीक है। और अच्छा, प्रतिबाधा ही पूछा बच्चों यहाँ पे, प्रतिबाधा ही पूछा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा गलत रास्ता जो चूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर प्रतिबाधा ही पूछा गया है, तो यहाँ पर V नॉट अपॉन I नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। तो इससे जल्दीबाजी हो जाती है कभी कभी। Z से ही आपका काम चलेगा। Z बराबर ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से देखिए ना, ओमेगा की वैल्यू 300 है। मैं यहाँ पर 300 लिखूंगा इंटू एल। एल का मान यहाँ पर 0.1 है, 0.1 का होल स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर की मैं बात करूं तो आर का मान 40 है, 40 का स्क्वायर कितना होगा, 1600 हो जाएगा, ठीक है। तो Z बराबर प्रतिबाधा Z बराबर हो जाएगा, इसका गुणा आप करेंगे तो दशमलव पीछे एक अंक है, एक जीरो खत्म हो गया, 30 आएगा, 30 का वर्ग 900 और प्लस का 1600 पहले से ही है। तो मैं Z बराबर यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, 1600 और 900 2500 होगा, 2500 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और दिस इंप्लाइज दैट Z बराबर में 2500 का वर्गमूल कितना हो गया, 50 हो गया। 2500 का वर्गमूल कितना हो गया, 50 हो गया। और चूंकि प्रतिरोध का मात्रक जिस प्रकार से ओम होता है, इस प्रकार से इसका मात्रक ओम होता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 50 ओम लिख दूंगा। मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा बच्चों, 50 ओम लिख दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 50 ओम आपका आंसर हो जाएगा। मैं दूसरे की बात करूं, दूसरे सोल्यूशन की बात करूं, IRMS जो आपको चाहिए, IRMS बच्चों जो चाहिए, इसका फॉर्मूला को पता है ना क्या होता है, I नॉट अपॉन रूट 2 होता है। कितना होता है, I नॉट अपॉन में रूट 2 होता है। तो आप एक काम करिए ना, यहाँ से आपके पास Z की तो वैल्यू आ चुकी है, बोलिए यहाँ से Z की वैल्यू तो आ चुकी है ना। यहाँ पे देखिए जरा, दूसरे की मैं बात करूं, Z की वैल्यू तो आ चुकी है, कितनी, 50 ओम। और Z का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, V बराबर आई आर। तो R इक्वल टू V अपॉन आई, यानी कि V नॉट अपॉन I नॉट बराबर में 50 यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, फाइन। तो अब एक काम करिए ना, आप काम ये करिए कि V नॉट की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, V नॉट की वैल्यू 200, तो मैंने यहाँ पर 200 रख दिया। फिर उसके बाद I नॉट बराबर 50। तो I नॉट चाहिए आपको, तो एक काम करिए ना, I नॉट बराबर I नॉट को यहाँ पे भेज दीजिए, 50 को यहाँ पर भेज दीजिए, तो 200 बट्टे में 50 हो जाएगा। काटेंगे तो 4 आएगा। तो I नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 एम्पियर आ गई। लेकिन आपको I नॉट तो चाहिए नहीं, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए IRMS चाहिए, जिसका फॉर्मूला होता है कितना, I नॉट अपॉन में रूट 2। तो ठीक है, I नॉट की वैल्यू रख दीजिए कितना, 4 अपॉन रूट 2 लिख दीजिए। ऊपर नीचे रूट 2 से अगर मैं गुणा कर दूं तो कितना आएगा बच्चों, 4 रूट 2 ऊपर आएगा, नीचे 2 आएगा, 2 से 4 कट गया, 2 बार में आ गया 2 रूट 2 एम्पियर। IRMS का मतलब होता है धारा का वर्ग माध्यमूल मान, और I नॉट का मतलब होता है धारा का महत्तम मान, आप जिसे कह सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। cos फाई आपको चाहिए ना, तो बिल्कुल cos फाई का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं यहाँ पे। cos फाई, चूंकि यहाँ पर LR परिपथ है, तो cos फाई का फॉर्मूला लगाइए, चूंकि cos फाई बराबर होता है R अपॉन Z। cos फाई जो भी है शक्ति गुणांक, इसका फॉर्मूला था R अपॉन Z। R का मतलब क्या हुआ, प्रतिरोध, Z मतलब हुआ प्रतिबाधा। फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पर, तो cos फाई इक्वल टू हो जाएगा R। R का मान आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, 40 है। और Z जो कि प्रतिबाधा है, इसकी वैल्यू यहाँ पर निकाल चुका है हम लोगों ने 50, हम लोगों ने निकाला है 50। 0 0 कटेगा, आंसर कितना आएगा, 4/4/5 आएगा, और ये आपका cos फाई की वैल्यू हो जाएगी। तो बच्चों, तो अगले क्वेश्चन के ऊपर हम बात करें तो फिगर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक परिपथ है जो कि LR परिपथ है, और जिसमें L का मान दिया हुआ है 0.1 हेनरी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ L बराबर 0.1 हेनरी, ठीक है। और इसी LR परिपथ में जो प्रतिरोध है वो 40 ओम है, तो R बराबर में हो जाएगा 40 ओम। R बराबर दिया हुआ है 40 ओम। उसके बाद एक समीकरण दिया हुआ है जो कि वोल्टता का समीकरण है, V बराबर 400 साइन 300t, साइन 300t
ठीक है बच्चों, और जो आपसे सवाल इसमें पूछा गया है वो पूछा गया है, पहला सवाल पूछ रहा है कि धारा का अधिकतम मान बताना है। धारा का अधिकतम मान का मतलब बच्चों ये हुआ। अच्छा मैं जरा यहाँ से अगर कंपेयर करूं तो कितना आएगा, v बराबर अगर v नॉट साइन ओमेगा टी से मैं कंपेयर करूं तो आप जानते हैं कि v नॉट की वैल्यू आ जाएगी 400 और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 300। ठीक है, ओके फाइन। उसके बाद आपसे पहला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि आप धारा का अधिकतम मान बताइए। धारा का अधिकतम मान का मतलब होता है बच्चों आई नॉट की वैल्यू आपको बतानी है। फाइन। उसके बाद आपसे पूछा गया दूसरा, इसमें जो सवाल पूछा गया है बच्चों, दूसरा आपसे पूछा गया है प्रवाहित धारा का वर्ग माध्य मूल मान आपको बताना है। वर्ग माध्य मूल मान का मतलब हुआ कि आपको बताना है IRMS बताना है। एंड थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया बच्चों, इसी में पूछा गया है कि आप वोल्टता और धारा में कलांतर बताना है, यानी कि आपको फाई बताना है। ठीक है, आपको फाई बताना है। ठीक है, इतना तक तो हो गया। मैं आई नॉट की अगर बात करूं बच्चों, तो आपको ये पता है कि जो z बराबर होता है वो होता है अंडर रूट में x है ना, l का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट z के जगह पर आप ये जानते हैं, जैसे v बराबर आई है तो r बराबर v अपॉन आई होता है, तो v अपॉन आई के स्थान पे आप लिखेंगे v नॉट अपॉन आई नॉट। ठीक है, क्लियर है। अच्छा इतना हो गया। उसके बाद xl बराबर भी आप जानते हैं कि xl बराबर होता है ओमेगा l, xl बराबर होता है ओमेगा l, तो मैंने यहाँ पर ओमेगा l लिख दिया, इसका स्क्वायर बराबर में r का स्क्वायर। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट v नॉट की वैल्यू कितनी है, तो v नॉट की वैल्यू है 400 और बट्टे में आई नॉट आपका जस का तस रहेगा। ओमेगा की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ओमेगा की वैल्यू है 300 गुणे में l की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस r के स्क्वायर की मैं बात करूं बच्चों, तो r का स्क्वायर मान लीजिए यहाँ पे 40 का स्क्वायर, 4 चौके 1600। ठीक है, तो यहां से आप जानते हैं कि आपको मिलेगा 400 बट्टे में आई नॉट बराबर में, ये देखिए 30, अगर इसका अगर करेंगे तो लिखिए 900 आएगा, यहाँ पे 16 और 900, 1600 900 2500, यानी कि 50 निकलेगा, 50 निकलेगा आपको यहाँ से 50 निकलेगा। आई को यहाँ पर भेजिए तो आई नॉट बराबर आएगा 400 बट्टे में 50, जिससे क्या आएगा 8 एम्पियर। आई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 8 एम्पियर आ गई, और ये पहला आंसर आपके पास आ गया। उसके बाद चाहिए आपको IRMS का फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, आई नॉट अपॉन में √2। आई नॉट की वैल्यू तो आ चुकी है ना 8 अपॉन √2 हो गया। ऊपर नीचे √2 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 8 कड़ी में 2 बटे में 2 कट करके आएगा 4√2 एम्पियर। 4√2 एम्पियर यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन आपसे कहा गया है, क्या पता करने के लिए, आपको पता करने के लिए कहा गया कि आप फाई बताइए। तो आपको ये पता है बच्चों कि जो फाई होता है, जैसे मैं यहाँ पे बात करूं फाई की, तो फाई आपको चाहिए, तो tan फाई बराबर आपको पता है कि tan फाई बराबर कितना होगा, XL अपॉन में R होगा, XL अपॉन में R होगा। XL का मान आपने यहाँ से निकाला होगा, XL का मान आपने यहाँ से निकाला होगा, तो वो टोटल कितना आया है, टोटल आया आपको 30 मिला है ना बच्चों, 30 मिलेगा XL का मान। तो XL का मतलब होता है ओमेगा L बटे में R। ओमेगा का मतलब कितना हो गया 300, थोड़ा सा मैं डीपली में कर देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा बेस में जाकर के। L का मान 0.1 है और R का मान फिर बच्चों कितना है, R का मान आपके पास है 40। ठीक है, तो ऊपर आएगा 30 बटे नीचे आएगा 40, कट के कितना आएगा 3 बटे 4 आएगा। किसका मान आएगा, tan फाई का मान आएगा, तो फाई बराबर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3 बटे 4। फाई का मान आएगा tan इनवर्स ऑफ 3 बटे 4। तो बस इतना तक रहने देते हैं, और मैं फिर आऊंगा और भी न्यूमेरिकल्स कराने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप प्लीज जरूर बताइए कमेंट में अपने कि क्या आपको प्रॉब्लम है और भी क्या
किस किस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल चाहिए, कौन कौन सा टॉपिक आपको दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो जय हिंद बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।